नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 12 में आइटम नंबर 18 पर लगभग 5 मिनट तक बहस हुई। उसके बाद आगे की डेट दी गई। अब सुनवाई कब होगी? उस 5 मिनट की बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान क्या आर्गुमेंट हुए, कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी थी, बीएसटीसी, बीएड, एनसीटी, एमएचआरडी की तरफ से कौन वकील पैरवी करने वाले थे, फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, फाइनल जजमेंट क्यों नहीं आ पा रहा, तारीख पर तारीख। कल अचानक से बेंच ये सामने आता है कि इस मैटर की 24 नवंबर को सुनवाई नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शाम तक एक नोटिस आता है जिसमें नई बेंच गठित कर दी जाती है और उस मैटर की सुनवाई होती है। जब मैटर के लिस्टेड होता है तो फैसला क्यों नहीं हो पाता, अचानक से नई बेंच कैसे आ जाती है, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं फैसला नहीं होने के भी, उन बिंदुओं पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आज क्या हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज सुनवाई में क्या हुआ, तारीख पर तारीख क्यों मिल रही है, इन सभी बिंदुओं को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले यदि आप जुड़े हैं तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारी आपके पास सबसे पहले मिले, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएसटीसी बीएड विवाद की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में मैटर लिस्टेड था 24 तारीख के लिए, लेकिन 23 तारीख को शाम को अचानक से एक नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि नई बेंच, अल्टरनेट बेंच गठित कर दी गई है, आपका मैटर उसमें सुना जाएगा। एक नोटिस जारी होता है, उसमें लिखा होता है। उसके बाद आज मैटर की सुनवाई होती है। बीएसटीसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी एंड तमाम एओआर टीम, एमएचआरडी की तरफ से सीनियर एडवोकेट एएसजी ऐश्वर्या भाटी जी और तमाम टीम, और एनसीटी की तरफ से एओआर और तमाम वकील, बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पटवालिया सर एंड तमाम एओआर की टीम और कुछ इम्प्लीड करने वाली पार्टियां भी उपस्थित थी, और राजस्थान सरकार की तरफ से भी वकील उपस्थित थे। जब सुनवाई शुरू हुई, आइटम नंबर 18 था बीएसटीसी बीएड विवाद राजस्थान मैटर, लेकिन 15 नंबर मैटर वेस्ट बंगाल की तरफ से लगा हुआ था, और उन दोनों मैटर को एक साथ ही 15 नंबर पर 18 नंबर आइटम को पुटअप कर लिया जाता है, क्योंकि उसी को इश्यू को लेकर के वो मैटर था। उसके बाद सबसे अहम सवाल ये समझने की जरूरत है कि फैसला क्यों नहीं हुआ, अचानक से बेंच क्यों गठित हुई, इन सभी चीजों को लेकर के, और बीएड में इतनी आज की सुनवाई को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों थी, उस बात को लेकर के भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। काफी राजी मैं सोशल मीडिया और काफी जगह देख रहा था, काफी खुश नजर आ रहे थे, जिसके पीछे रीजन क्या था, इन सभी चीजों को लेकर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ गठित की हुई है कोर्ट नंबर 4 में, जिसमें जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच है, 5 जजों की बेंच है, उसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी है। और एक संवैधानिक पीठ के कुछ रूल होते हैं। संवैधानिक पीठ जब मैटर सुनने गठित होती है और मैटर सुनती है, तो जब तक उस मैटर की हियरिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक वो बेंच खड़ी नहीं होती है, बीच में मैटर को नहीं छोड़ती है। ये बेंच कितने दिन कंटिन्यू चलेगी ये पहले से कोई डिसाइडेड नहीं होता है। कितने लंबे आर्गुमेंट चलेंगे ये शाम को 4 बजे जब बेंच क्लोज होती है तब जाकर पता चलता है कि कितना आर्गुमेंट हो गए, कल बेंच कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो ऐसे ही जो चुनाव आयोग का मामला, जल्लीकट्टू का मैटर और अदर मैटर को लेकर के ये बेंच गठित की हुई थी, और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की सुनवाई को लेकर के, अपॉइंटमेंट को लेकर के सुनवाई चल रही थी। आज 24 नवंबर को जाकर दोपहर तक जाकर कंप्लीट हुई, फैसला सुरक्षित हुआ। कल इस मैटर पर सुनवाई चल रही थी और कल शाम को 4 बजे यह तय हुआ कि ये बेंच कल भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी चुनाव आयोग के ही आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं हुए मैटर पर। कल शाम 4 बजे यह तय हो गया कि यह बेंच कल संवैधानिक बेंच कंटिन्यू रहेगी। अब ये शाम का वक्त तय करना था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के और मुख्य न्यायाधीश सीजीआई
उनका प्रशासनिक तौर पर आदेश आएगा कि ये मैटर कल कैंसिल होंगे या कोई अल्टरनेट या अनदर बेंच सुनेगी। ये वहाँ से शाम को एक नोटिस जारी होता है। कई बार मैटर कैंसिल कर दिए जाते हैं, कई बार अनदर बेंच गठित कर दी जाती है। तो कल शाम को एक सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आता है, आपकी स्क्रीन पर है। उसमें एक अल्टरनेट बेंच गठित कर दी जाती है जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस पी नरसिम्हा की बेंच गठित की जाती है और उस मैटर में मैटर लिस्टेड हो जाता है। लेकिन उसमें ये मेंशन होता है कि जो पार्ट हियर मैटर और जो रेगुलर मैटर हैं वो इसमें नहीं होंगे, उनको लेकर के बाकी मैटर सुने जाएंगे। आज अपने मैटर की जब सुनवाई की बारी आती है, मैटर लिस्टेड होता है, तो नई बेंच तो थी। हमारी भी चर्चा चल रही थी कि क्या ये बेंच में फैसला हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। जो अल्टरनेट बेंच गठित की गई है, अब ये किसी को मालूम नहीं था कि जो अल्टरनेट बेंच जो आज 24 नवंबर के लिए गठित की गई है, ये बेंच 25 नवंबर को मैटर को सुनेगी या नहीं सुनेगी। क्या ये अल्टरनेट बेंच कल भी रहेगी या नहीं रहेगी, ये कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि ये शाम को 4 बजे तय होता है कि ये बेंच कल सुनेगी या नहीं सुनेगी, संवैधानिक पीठ कल बैठेगी या नहीं बैठेगी। ये वहां से तय होने के बाद उसके बाद नए आदेश जारी होते हैं। सपोज कीजिए आज ये मैटर बीएसटीसी बीएड विवाद मैटर इज नॉट नॉर्मल मैटर, लार्ज इश्यू है, भारत सरकार और एनसीटी का कानून और लेटर का मामला है, नियम का, तो लार्ज इश्यू, इस पर मैंने कई टाइम्स की हियरिंग भी हो चुकी हैं और प्राइमरी ऑर्डर भी कई पास हो चुके हैं जिसमें रिलीफ नहीं देना, बीएड के फॉर्म नहीं भरने देना, कई तरीके के और सब्जेक्ट टू एसएलपी और कई ऑर्डर पास हो रखे हैं। तो ये एक रेगुलर मैटर की कैटेगरी में आ गया। ये सभी वकीलों को मालूम था कि मैटर लार्ज इश्यू है और रेगुलर मैटर की कैटेगरी में आ गया। इस पर एक दिन में जो अल्टरनेट बेंच गठित की गई, इसके लिए सबसे बड़ा कठिन समय था कि एक दिन में फैसला देना वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि आज यदि फैसला नहीं दे पाई, ये जो बेंच आज गठित की गई थी, यदि ये बेंच कल पुनः इस मैटर को सुनेगी तो इसके लिए सीजीआई तय करते हैं, और ये कल यदि संवैधानिक पीठ नहीं बैठती है तब तो ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच रहेगी, तो उस समय जस्टिस बेला एम त्रिवेदी पीवी नरसिम्हा की बेंच रहेगी ही नहीं, तो मैटर पर अधूरे आर्गुमेंट होंगे, तो ये मैटर तय नहीं हो पाएगा। तो ये सवाल था कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच जो कल 25 नवंबर को गठित भी हो सकती है, यदि संवैधानिक पीठ नहीं रहती है तो फाइनल आर्गुमेंट कैसे डिसाइड हो सकते हैं। एक दिन में तो इसका फैसला तय होना मुश्किल था। शुरुआत से पूरा मैटर समझाना था, यह भी एक डिफिकल्टी थी, क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस उस मैटर से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, कई बार हियरिंग भी की है उन्होंने, तो नए उनके नोट्स और तमाम उनके मार्किंग है, नए जस्टिस आएंगे उनके लिए नई मार्किंग होगी, तो ये एक रेगुलर मैटर हियरिंग का था और फाइनल डिस्पोजल के लिए और लगा हुआ था। लेकिन बीएसटीसी उस मैटर में रिस्क नहीं ले सकती भी, सामने से भारत सरकार और एनसीटी और बीएड के लोग हैं और बीएड के लोग कह रहे हैं हमने सीनियर वकील उतार रहे हैं, ब्रीफिंग कर ली, तो हमारा ये उद्देश्य है कि फैसला भले ही एक दिन में ना हो, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे आ जाए या कोई और प्रोसेस हो, तो रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए हमने बीएसटीसी तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी सीनियर एडवोकेट पैरवी करने वाला कर रही थी और तमाम एवार की टीम थी, वकील थे। लेकिन जब वकीलों को मालूम था, हमको भी मालूम था कि रेगुलर मैटर है और इसमें अल्टरनेट बेंच एक दिन में सुनकर इस मैटर पर फैसला नहीं कर सकती, लेकिन सामने से एक माहौल बनाया गया। बड़ा ही खुशी का माहौल था जब से कल अल्टरनेट बेंच का मैटर आया कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस पीवी नरसिम्हा की बेंच गठित हो गई है। उसके बाद से खुशी की लहर आई। वो क्यों आई? उसके पीछे कारण है। जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया, उस समय बीएड की तरफ से कई लोगों ने कोर्ट और जजेस को लेकर कई प्रकार की टिप्पणियां की थी। फैसले को लेकर के कोर्ट और जजेस पर कई प्रकार की टिप्पणियां की थी। जब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विनीत सारण की बेंच में और अदर बेंच में उनको कोई फोरम बनने की राहत नहीं मिली, तब भी उन्होंने उस समय भी कई प्रकार की टिप्पणियां की। लेकिन उन्होंने कल क्या किया,
जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का फैसला था वो बेला एम त्रिवेदी उस बेंच में थी। उस फैसले से उन विपक्ष वालों ने, मैंने सोशल मीडिया और तमाम कई ग्रुपों में देखा, उस फैसले से इस बेंच को जोड़ा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बहाल रहा और यही बेंच में और बेला एम त्रिवेदी जी फैसला देने में ईडब्ल्यूएस के पक्ष में थी, तो भारत सरकार के पक्ष में फैसला आ सकता है। दूसरा, उन्होंने एक ग्राउंड लगाया कि पीवी नरसिम्हा जी भारत सरकार के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे बीजेपी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने दोनों लिंक से जोड़ा कि ये बेंच बड़ी सुटेबल है और इसमें अपन जीत सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता ऐसे मामलों में, क्योंकि जब संवैधानिक पद पर जब आदमी बैठा होता है तो वो मैटर नहीं करता है वो किस समय कब किस गवर्नमेंट में वकील थे, वो मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, और ऐसा जोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनकी आदत है, हाईकोर्ट से जोड़ते आ रहे हैं, तो उन्होंने खुशी की लहर चलाई कि सब कुछ अपने पक्ष में होएगा, क्योंकि कई प्रकार के लिंक उन्होंने जोड़े, जो गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, वो डजेंट मैटर उसने किस मैटर में क्या फैसला दिया, उसमें क्या ग्राउंड थे, उसमें क्या कानून थे, उसमें क्या चीज़ें थी, वो फैक्ट थे, वो सबूत क्या थे, एविडेंस क्या थे, क्या प्रोसीजर ऑफ लॉ था, वो एक अलग मैटर होता है और ये एक मैटर अलग है। लेकिन उन्होंने जोड़ा कि भारत सरकार का है, सब कुछ भारत सरकार के पक्ष में ही होगा, भारत सरकार के और एनसीटी के कानून को कैसे रद्द कर दें, इसलिए उनमें एक खुशी की लहर आई। मैं ऐसे मामलों में नहीं बीच में आता और ऐसी टिप्पणियां करता भी नहीं, मैंने कभी की भी नहीं, और मैं इतना विश्वास है कि सब कुछ काम इंडिपेंडेंट होता है। जो इस प्रकार के जो लिंक से जोड़ते हैं वो गलत होता भी नहीं है। ऐसा एक सोच आप बना सकते हैं, वो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, उनको मालूम होते हुए भी, या वो जाने उनके वकीलों को मालूम था या नहीं था, उनको मालूम था या नहीं था कि मैटर एक बिग इश्यू है, एक बड़ा मैटर है। एक हियरिंग में मैटर को कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि मामला फैसला हो जाए, क्योंकि भारत सरकार आर्गूमेंट करने लगे, एनसीटी आर्गूमेंट करने लगे, उसमें एक दिन ले ले पूरा। जैसे आप संवैधानिक पीठ में देख रहे हैं, कोई तय नहीं है कि कितना लंबा चलेगा, कौन कितना टाइम ले ले, बोला जाता आधे घंटे का 1 घंटा ले लेते हैं, 10 मिनट और 10 मिनट में, और तो इसमें तय नहीं होता है। तो इसकी जो अल्टरनेट बेंच गठित की गई उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो 25 तारीख को भी वो बेंच गठित होगी। वो सब कुछ मामला उसी पर तय था, और उसमें भी तय नहीं था कि क्या ये रेगुलर मैटर 2 दिन चले या 3 दिन चले या 1 दिन में निपट जाए। और पीछे की जो ब्रीफिंग नोट्स और शुरुआत से पूरा मैटर सुनाना था, और ये सुप्रीम कोर्ट में अक्सर होता है, जो रेगुलर मैटर होते हैं या जो फाइनल डिस्पोजल पर होते हैं उस पर नई बेंच होती है, वो मैटर नहीं सुनती है और उसमें तारीखी और उसी बेंच में जाता है जो पहले से सुनी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर हियरिंग के सीनियर एडवोकेट के पैसे लगते हैं और टाइम वेस्टेज की भी होता है और टाइम की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन ऐसा वहाँ उनको मालूम था, लेकिन पता था कि सुनवाई होगी नहीं। उन्होंने एक ज़बरदस्ती तरीके से देखा कि अपन पूरा सब कुछ बोल करके और बोलेंगे कि सुनवाई होनी चाहिए और अब सब कुछ अपने पक्ष का और फैसला करवा लेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भी यही तय हुआ कि ये रेगुलर मैटर, कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी यही आई जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की तरफ से, दिस रेगुलर मैटर है और लार्ज इश्यू, इसमें कई बार हियरिंग हुई है, तो प्रोसेस फॉर एडजॉर्नमेंट, ये एक कोर्ट की तरफ से, दोनों जजों की तरफ से ये टिप्पणी थी। और उसमें बीएड की तरफ से भी और दोनों तरफ से भी ये जब स्टे या तमाम अंतरिम रिलीफ पर बात हुई, तो बीएड की तरफ से भी यही कहा गया कि सब्जेक्ट टू एसएलपी है सभी अपॉइंटमेंट ऑल स्टेट में। और आईएएस को लेकर के भी मैटर जो तारीख पर तारीख है ना, उसका रीजन आइए भी आज भी इस बात पर हुई कि 14 से 15 आईएएस लगी हैं, चाहे बीएड की तरफ से या कोई और किसी एडिशनल या किसी मैटर को लेकर के लगाया हो, लेकिन 14 to 15 आईएएस सुप्रीम कोर्ट में लगी। उनका रिप्लाई, उनका बहस होना भी एक, यदि ये इतना मैटर नहीं होता तो आज इस बेंच में हो जाता डिसाइड, क्योंकि 14-15 आईए को पढ़ना, उन पर रिप्लाई देना भी लॉन्ग आर्गूमेंट, तो एक दिन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि कौन कितना समय ले ले। यदि सपोज कीजिए आर्गूमेंट हो जाते और उसके समय में एनसीटी और बीएड और भारत सरकार ही आज का समय गुजार देती, और कल सपोज कीजिए कि ये बेंच गठित नहीं होती, दोबारा पुनः शुरुआत से आर्गूमेंट सुनाए जाए। लेकिन बीएड का था कि ईडब्ल्यूएस और तमाम उससे लिंक से जोड़ करके कि सब कुछ अपने पक्ष में है,
और अपन आर्गुमेंट करवा लेंगे और केस जीत जाएंगे। ऐसा उनकी सोच है और वो इसी तरीके से खुश होते रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसा नहीं होता है, उनको मालूम नहीं है वहाँ संवैधानिक पीठ पर बैठने के बाद पूरी इंडिपेंडेंट तरीके से फैसले दिए जाते हैं। जब पक्ष में आता है तो जनता बोल देती है और विपक्ष में आता है तो अलग परसेप्शन बना देती है। दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन कई बार सुनवाई होने के बाद भी आज जब कोर्ट की तरफ से आया कि सब्जेक्ट टू एसएलपी है और प्रोसेस फॉर एडजॉर्नमेंट और सभी उसमें ये था कि फैसला तो हो नहीं पाएगा। कोर्ट की तरफ से यही टिप्पणी थी, रेगुलर मैटर है, लार्ज इश्यू है, सुना गया इस पर है तो मैटर एडजॉर्नमेंट के जाएगा। तो उस पर तारीख मिलनी थी। और बीएड की तरफ से जब कोर्ट की तरफ से आया कि एडजॉर्नमेंट आपका लिस्टेड हो जाए आफ्टर 2 वीक्स से, तब वहाँ से इतने में पटवालिया सर आते हैं, सर फिक्स डेट तो दे दीजिए। देन 14 दिसंबर 2022 इस मैटर के लिए लिस्ट डिसाइडेड होती है। दोनों तरफ से ही बाद में कि कौन अवेलेबल है या नहीं वो डिसाइड करके कोर्ट 14 दिसंबर 2022 को इस मैटर को सुनने के लिए लिस्टेड करती है। अब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। ये एक बात समझ में आई कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच से भी ये लोग डरते हैं। अब ये टिप्पणी कब करें उसका इंतजार है। जस्टिस विनीत सारण की बेंच में जब कोई रिलीफ नहीं मिली तब कई प्रकार की सोशल मीडिया और ग्रुपों में टिप्पणियां की गई और सुनवाई से डर भी रहे थे और कई प्रकार की मैंने ऑडियो बिहार से और कई प्रकार की बातें आई थी। अब ये आज की जो कल की इनकी प्रोसीडिंग जो देखी, जो चीज़ें देखी, उसमें समझ में आ गया कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच से भी ये डरते हैं। इसलिए ये जो आज नई अल्टरनेट बेंच गठित हुई उसके लिए राजी हुए, बट बेंच सुनने के लिए तैयार नहीं थी कि प्रोसेस फॉर एडजॉर्नमेंट और रेगुलर मैटर कोर्ट के नियम हैं। कोर्ट के नियम होते हैं कि रेगुलर मैटर और फाइनल डिस्पोजल के लिए मैटर होते हैं, उनमें जब इतनी बार सुनवाई हो जाती है तब जो रेगुलर सुन रही है कोर्ट वो ही मैटर सुनती है। लेकिन इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैटर कौन जीत रहा है। बाद में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, इस तरह के परसेप्शन, एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी, एक दिमाग में विचार घटित किए जा रहे हैं, तो मैटर कितना किसका पॉजिटिव है सभी के समझ में है। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला तय करेगा कि क्या है क्या नहीं है। मैटर सब जुडिशरी में कमेंट करना भी उचित नहीं है, क्योंकि दोनों हमारी तरफ से बीएसटीसी तरफ से मजबूत आर्गूमेंट किए जाएंगे, जितने एविडेंस हैं वो सभी एविडेंस वहाँ रखे जाएंगे। और दूसरी तरफ जो आज एक और बड़ी न्यूज़ आई है, हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी वर्सेस बीएड डिस्प्यूट में, विवाद में उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है बीएड के, उस मामले में स्टे कर दिया है। अभी ऑर्डर की कॉपी मेरे पास नहीं आई है, मैं लॉन्ग में नहीं बता सकता, लेकिन स्टे कर दिया है। उसमें हिमाचल गवर्नमेंट ने बीएड इंक्लूड करके टेट का और उसका भर्ती का कुछ प्रोसेस शुरू किया था और उसमें आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें स्टे कर दिया और शायद दिसंबर में उस मैटर की सुनवाई है। ये एक हिमाचल के जेबीटी छात्रों की काफ़ी एक बड़ी सफलता है और बाकी अदर स्टेट के हैं वो भी ये सफलता हासिल कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। यदि बीएड इंक्लूड होकर हो रही है तो आप हिमाचल का आप भर्ती प्रक्रिया रोक दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामला निपटता नहीं है। यदि आपको लगता है तो वो आपके हाथ में है कि आप सब्जेक्ट टू करवाते हैं या भर्ती प्रक्रिया पर पूरे पर रोक लेते हैं या आप धरना प्रदर्शन से सरकार को आप साथ में लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन पटवालिया सर को, सीनियर एडवोकेट को उतार करके और ये आर्गुमेंट के लिए हम तो तैयार थे, क्योंकि हम तो रिस्क नहीं ले सकते थे कि कोर्ट कह दे कि नहीं हम सुनेंगे, हम इस मैटर को फैसला कर देंगे। तो हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी तैयार थी। यदि लार्जर इश्यू और उसमें मैटर कंटिन्यू में रहता है तो कपिल सिब्बल जी भी तैयार थे। लेकिन ये एक दोनों तरफ से जो पर हियरिंग के पर अपीयरेंस के जो पैसे लगते हैं, मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो इस प्रकार का जो गेम खेलने की कोशिश करते हैं, फैसले ऐसे नहीं होते। विश्वास रखना पड़ता है कोर्ट में। जब एविडेंस होंगे आपके पास, आर्गुमेंट मजबूत होंगे। और ये मैं एक बात से ही कह रहा हूं,
सर्विस मैटर के मामले में माने जाने सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी जी, जो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, ये सर्विस मैटर के एक्सपर्ट हैं। राजस्थान के जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने से पहले इन्होंने राजस्थान के कई मैटर सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर के केस लड़े हैं और कई राज्यों और के भी लड़े। सर्विस मैटर का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। जब भारत सरकार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर्गूमेंट कर रहे हैं कि इतना इफेक्टिव और सीनियर एडवोकेट है, नॉट AOR, और उसके बाद वो भी हैं, उनको यही नहीं मालूम कि तुषार मेहता जी आएंगे या नहीं आएंगे। एक ट्वीट करना एक सोशल मीडिया पर ब्रह्म, उनको ये मालूम नहीं है कि 24 नवंबर को नोटबंदी की मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ है, उधर से चुनाव आयोग का मामला चल रहा है, एक तरफ अटॉर्नी जनरल है, दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल है, कभी दोनों एक पीठ में रहते हैं, कैसे इस नॉर्मल मैटर में आएंगे। और ऑलरेडी सर्विस मैटर के एक्सपर्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जब आपने सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में देखा होगा PG नीट काउंसलिंग का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ही पेश हुए थे, ऐश्वर्या भाटी जी, जिसमें प्रशांत भूषण जी ने पैरवी की थी। सीनियर एडवोकेट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच में जो मैटर लगा हुआ था यही गए थे। ये सीनियर वकील हैं और सर्विस मैटर के एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन एक भ्रम फैलाया जाता है और इस मामले में फैसला कब होगा, कब देना है, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर है, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। तारीख पर तारीख मिल रही है तो वो एक कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा है। और कोर्ट में होता भी ऐसा ही है कि मैटर लॉन्ग चलते हैं और इतनी इजीली मैटर नहीं निपटते। लेकिन आज आर्गूमेंट के दौरान ये भी सब कुछ तय हुआ कि कोई भी आर्गूमेंट किए गए BSTC तरफ से कि इनको फॉर्म भरने से भी डिक्लाइन किया हुआ है, इनकार किया हुआ है कोर्ट की तरफ से, कोई रिलीफ नहीं दी गई है। ओनली BSTC को शामिल करके एग्ज़ाम लेकर उनको ज्वाइनिंग करवा दी गई है, वैकेंसी कंप्लीट हो गई है, इनको कोई अंतरिम रिलीफ नहीं है। मात्र जो DLED की ज्वाइनिंग है वो सब्जेक्ट टू SLP रखी हुई है। ये मीनाक्षी अरोड़ा जी के आर्गूमेंट थे, क्योंकि BED की तरफ से ये कहा गया कि अंतरिम रिलीफ है और तमाम कई तरीके की बातें कही गई। लेकिन ये साफ है कि अब राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे नहीं आएगा। ये इश्यू एक डिसाइडेड है कि फाइनल डिस्पोजल के लिए, लेकिन ये टाइम्स लेता है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर आपको नहीं मालूम, जब आर्गूमेंट चलते हैं तो भारत सरकार या कोई भी आर्गूमेंट करता है तो फाइल के जो जितने पैराग्राफ होते हैं, जो जजमेंट के होते हैं लगाए हुए होते हैं, उनके पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड करके पढ़ाया जाता है। अब 1500 पेज की फाइल होती है, उसमें यदि 50 या 100 पैराग्राफ भी रीड किए जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 पार्टियां, तो एक दिन में मैटर सोल्व होने वाला नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक दिन में यदि पहले से मैटर सुना हुआ हो जिस बेंच का, तो उसके लिए इजी होता है, क्योंकि उनके मार्किंग और नोटशीट और तमाम उनका सुना हुआ होता है मैटर। आज BSTC BED विवाद में इतना ही है कि अब आगे की सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को होगी। बाकी विपक्ष का काम है कमेंटबाजी करना और कई तरह के वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो लोग वो हैं कि अब उसी अपने ही उन लोगों को घेरना शुरू कर देंगे और कई तरह की बातें करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे पर आरोप लूटने का और तमाम तरीके के लगाने लग जाएंगे। और वैसे आज इतना ही जो तारीख का ही मामला तय हुआ और ये पता था कि बहस तो होगी नहीं, फैसला हो नहीं पाएगा, सब कुछ तय था कि कोई कुछ नहीं हो पाएगा, ओनली तारीख मिलेगी। लेकिन उनकी चाल थी और पटवालिया सर इतना ही बोल पाए कि डेट फिक्स कर दीजिए। जब नेक्स्ट 2 वीक का मामला आया तब उन्होंने बोला कि डेट फिक्स, तब वो 14 दिसंबर आकर के डेट फिक्स हुई। इतने ही आर्गूमेंट पटवालिया सर के थे, ओनली 1 लाइन आर्गूमेंट। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।